चलो अब हम पढ़ेंगे निवारण के सिद्धांत। तो वो कौन सी दो विधियां हैं जिससे हम अब रोग को क्या कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, अब किसी भी संक्रमण से बचने के लिए वो जो दो उपाय रखे गए हैं वो क्या है। पहला चीज तो ये है कि रोगी से दूरी बना लेना, ठीक, और दूसरा है उसे दवा देना। ठीक है, जैसे कि दवा देना मतलब कि जैसे मान लो उसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज हुआ, ठीक है, अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। अब एंटीबायोटिक्स के ही नाम में क्या है, देखो उसके नाम में उसका मतलब छुपा है। बायोटिक्स का मतलब क्या होता है, बायो ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एंटी कह रहे हैं मतलब अपोजिट कह रहे हैं। तो टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल बायो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। ओके, एंटीबायोटिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, मतलब वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए होती है। ठीक, तो सही एंटीबायोटिक और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन किसी भी डिजीज में या किसी भी इंफेक्शियस डिजीज में दिया जाता है, किसी एक डिजीज इंडिविजुअल को, एक रोगी को। ठीक है, तो कौन से वो दो तरीके हैं जिससे आप निवारण कर सकते हैं। पहला, उस रोगी से आप थोड़ी दूरी बना के रखें, है ना, मास्क पहने, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें समय समय पर, ठीक, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरी चीज क्या है, रोगी को सही दवा, सही उपचार दें, सही ट्रीटमेंट दें, है ना। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स के नाम में ही उसका मतलब छुपा है। ठीक, तो टू किल क्या, टू किल बायो ऑर्गेनिज्म और टू किल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। ठीक, ये क्या है, ये एक दवा है। जैसे कि बेसिकली ये बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। ठीक, बैक्टीरिया का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, उसे ये टारगेट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसे डैमेज कर देते हैं। ठीक, अब उसके जो सेल वॉल को डैमेज कर देंगे तो क्या होगा, उसका सेल अफेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। तो उसका सेल मर सकता है, मतलब वो बैक्टीरिया मर सकता है, या हो सकता है कुछ अलग अलग सेलुलर पार्ट को या सेलुलर स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक्स अभी तक नहीं बना जो वायरल इन्फेक्शन में काम आ सके। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि सर्दी अगर किसी को हुई है, किसी को जुकाम हुआ है, तो अपना समय तो वो लेगा, 3 से 5 दिन तो वो लेगा ही ठीक होने के लिए, उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बेशक हम दवा खाते हैं, लेकिन वो उस जो दवा खाते हैं वो सिर्फ उसके जो सिम्टम्स, मतलब जुकाम की वजह से जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कि आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है, ठीक है, उसे कंट्रोल करने के लिए होता है। वायरस को किल करने के लिए कोई दवा हम नहीं खाते। क्यों, क्योंकि वायरस के पास अपना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर, अपना कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। वायरस जब तक हवा में है वो एज डेड माना जाता है, लेकिन जैसे वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसा वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, और जिसके अंदर वो घुसा ना, उसी की ही सेलुलर मैकेनिज्म, उसी की ही मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म यूज करता है अपनी प्रोटीन या अपने पार्ट्स बनाने के लिए। तो उसका अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे का ही यूज करता है। इसीलिए अगर कोई दवा बने या कोई एंटीबायोटिक बने तो आखिर वो किस चीज को टारगेट करके बने, है ना। इसलिए अभी तक कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं बनी है जो वायरस को टारगेट कर सके, वायरस को किल कर सके। ठीक है, तो जितनी एंटीबायोटिक्स यूज होती है वो सबकी सब क्या होती है, मोस्टली बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है। चलो, अब बीमारी से बचाव के दो तरीके हैं। दो कौन से तरीके हैं, एक तो आम तरीका है, ठीक, जो सबको पता होता है, ठीक है, जो जो जिसके लिए सब लोग जागरूक हैं शायद, और दूसरा है एक विशिष्ट तरीका, एक स्पेशल तरीका। चलो, सबसे पहले हम आम तरीके के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई इंसान रोगी है आपके आसपास, तो आप क्या करो, थोड़ी सी दूरी बना लो उस इंसान से। ठीक, अगर जो इन्फेक्शन है उसका
हवा से फैल रहा है, वायु से फैल रहा है, तो आप क्या करोगे, या तो आप उस स्थान पर थोड़ा कम जाओ, और अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप क्या करोगे, आप नाक या मुंह को ढक लो। ठीक, आप नाक या मुंह को ढक लो, या फिर जो इंसान खुद इन्फेक्टेड है वो भी खांसते या छींकते समय अपने नाक या मुंह को ढके। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, आप दूसरे का भी ख्याल रख रहे हैं। ठीक, और ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने साथ साथ वो दूसरे का भी ख्याल रखे। इसलिए जब आपसे कहा जाता है ना कि मास्क पहनो, तो सिर्फ वो आपकी हेल्थ के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, आपके साथ जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनके हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी वजह से किसी और को डिजीज ना फैले। हो सकता है कि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो तो आपकी बॉडी उस डिजीज से फाइट कर ले, लेकिन जिसको आपकी वजह से फैला है उसकी ना हो, वो आईसीयू तक पहुंच जाए, वो मर जाए। तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो बीमारी ना फैलाएं। ठीक है, चलो, और अगर पानी से फैल रहा है, जल से फैल रहा है, तो आप जो पानी है सोच समझ कर पीजिए, उबाल कर पीजिए ना, प्यूरिफाई करके पीजिए। ठीक, तीसरा क्या है, वेक्टर से या किसी इन्फेक्शियस एजेंट से अगर बीमारी फैल रही है, मच्छर से फैल रहा है, तो आप क्या करें, आप अपने आसपास सफाई रखें, है ना, कोई खुला गड्ढा ना रखें। ठीक है, तो ऐसे जमे हुए पानी को हटाएं, सफाई रखें, है ना। जैसे कूलर में पानी अगर इकट्ठा हो जाता है तो उससे भी मच्छर आने लगते हैं, तो ध्यान रखें इन सारी चीजों का। आजकल वैसे भी डेंगू फैली हुई है हर जगह, तो कोरोना कम हुआ है तो डेंगू फैली है, तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, चौथा क्या है, सेल्फ इम्यून सिस्टम। आप अपनी ऐसी चीजें खाएं, ऐसी चीजें करें जिससे आपकी इम्यून सिस्टम क्या रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, एक्टिवेटेड रहे, ताकि क्या रहे, आप अगर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर घुसे तो फटाफट उसे मार दे। और आखिरी क्या है, सही खाना, है ना, सही डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाइए, सिर्फ जंक फूड ही मत खाइए, सिर्फ पिज्जा बर्गर ही मत खाइए, उसके साथ साथ हेल्दी चीजें, न्यूट्रिटिव चीज खाइए जिसमें प्रॉपर विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीजें खाएं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी तक सही प्रकार की न्यूट्रिशन पहुंचेगी, बॉडी को सही एनर्जी मिलेगा और आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, अब बात करेंगे वो विशिष्ट, वो स्पेशल टेक्निक की जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो वो है वैक्सीनेशन। क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को ना उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मूर्ख, देखो, जब भी हम कोई वैक्सीन लेते हैं तो जो वैक्सीन होती है ना, उसके अंदर या तो हीट किल्ड, ठीक है, एक तरह से मानो कि इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो वो डिजीज कॉज कर रहा है। जैसे हम कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो वैक्सीन में क्या होगा, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही वायरस होगा, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड होगा। जैसे ही इनएक्टिवेटेड वायरस हमारे अंदर जाएगा इंजेक्शन से, हमारी जो इम्यून सेल्स है वो कहेगी अच्छा कुछ तो नया आया है। वो इनएक्टिवेटेड वायरस डिजीज कॉज नहीं करेगा, मतलब कुछ हार्मफुल नहीं होगा वो, ठीक है, लेकिन वो हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से अगर अगली बार वैसा ही वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसा तो जो एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स है वो फटाफट भागेंगे उस वायरस की तरफ और उसे किल कर देंगे। क्या करेंगे, उसे मार देंगे। ठीक है, चलो, तो इससे क्या होगा, हम अपने इम्यून सेल्स को उल्लू बना रहे हैं पहले वैक्सीनेशन से, है ना। अब ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो टीकाकरण है, ये पहला टीका जो तैयार हुआ था वो हुआ था 1796 में। किसमें, 1796 में। ठीक, किसने करा था, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, किसने, एडवर्ड जेनर ने पॉक्स के खिलाफ किया था। ठीक है, इन दिनों जो नवजात शिशु थे ना, उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उनकी इम्यून सिस्टम पॉक्स के लिए बढ़ाने के लिए इन्होंने ये वैक्सीन का इजाद किया था, है ना। तो कब हुआ था, 1796 में एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन निकाली थी। और वो वैक्सीन किसके खिलाफ थी, पॉक्स के खिलाफ, चेचक के खिलाफ थी वो।
तो ये आपके लिए एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है कि जो रेबीज वायरस होता है वो किससे होता है, संक्रमित कुत्ते या अन्य जंतुओं के काटने की वजह से ये फैलता है। ठीक, तो ये मनुष्य या जंतु दोनों के लिए क्या होता है कि एंटी रेबीज टीके आते हैं। ठीक है, तो आपको पता करना है कि आपके आस पड़ोस में, ठीक, जो स्थानीय प्रशासन है वो रेबीज को फैलने से रोकने के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये जो भी चीजें करी जा रही हैं, जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो सही है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप ये पता करिए या आप ये सोचिए कि उसके सुधार करने के लिए क्या तरीके हैं, क्या सुझाव होंगे आपके। तो ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और पूछूंगी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, तो आपको इसके आंसर फटाफट आने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। क्यों कहते हैं कि आप न्यूट्रिटिव और ब्लेंडेड फूड खाइए। ठीक, अब जब हम बीमार होते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाती है, वीक हो जाती है ना, थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा ही खाना खाना चाहिए जो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके। ठीक, और डाइजेस्ट के साथ साथ हमारी बॉडी उससे जो मिलने वाली न्यूट्रिशन है उसे एब्जॉर्ब कर सके, है ना, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिल सके। इसीलिए कहा जाता है कि सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन खाना चाहिए ताकि हम इजीली रिकवर हो सके, जल्दी रिकवर हो सके बॉडी से, डिजीज से। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, किस किस मीन्स कौन कौन से मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग है, किस किस चीजों के थ्रू स्प्रेडिंग होती है। तो पहला क्या है, एयर से ट्रैवल हो सकता है ना, दूसरा वाटर से हो सकता है, तीसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती हैं, मतलब सेक्सुअल इंटिमेसी से हो सकता है। ठीक, फूड से हो सकता है, और किसी एनिमल के काटने से हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे एक जो रोग है वो फैल सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है। चलो तीसरा क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं। ठीक है, जैसे कोविड का एग्जाम्पल लेते हुए ही क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो हर क्लास की एक रेगुलर इंटरवल पे, राइट, हर कोई मास्क लगा के आए। ठीक, हर कोई अपना सैनिटाइजर भी साथ ले। ठीक, एक रेगुलर टाइम पीरियड पे हाथ भी वॉश करता रहे, हाथ धोता रहे। ठीक, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। ये सारी कुछ आवश्यक सावधानियां हैं जो सबको बरतनी है, स्कूल के साथ साथ बच्चों को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके साथ पेरेंट्स को भी कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें स्कूल में। ठीक है, चलो प्रतिरक्षणीकरण क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीनेशन टू द पर्सन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन देते हैं हर एक इंसान को, जिससे उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो और वो क्या करे, वो किसी भी फॉरेन एंटीजन को या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। ठीक है, तो ये इसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षणीकरण को इम्यूनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलो आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधित मुख्य समस्याएं हैं। चलो पहला तो है कि आपको पता लगाना है कि जो आपके आसपास जो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट होती हैं वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कौन कौन सी वैक्सीनेशंस दी जा रही हैं। जैसे कि मान लो कि कोरोना के लिए क्या आपको कोरोना की वैक्सीन दी जा रही हैं कि नहीं। ठीक है,
और भी बच्चों में टाइफाइड की वैक्सीन या फिर BCG, ठीक है, पॉक्स की वैक्सीन दी जाती है, पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। तो ये सारा चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है, ठीक। और आपको देखना है कि आपके आसपास कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या स्वास्थ्य संबंधित मुख्य समस्याएं हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है और पता करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। चलो फिर हम दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को। क्या क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में? तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि एक हेल्दी या फिर एक वेल बीइंग इंसान हम किसे कहेंगे, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन हम उसे कहेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो, है ना। और हेल्दी होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्दी होने के लिए फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, अच्छी हेल्थ, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन का होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि डिजीज 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, क्रॉनिक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है या कभी कभी लाइफ टाइम के लिए वो होता है, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि 2 टाइप्स की हैं, क्या है वो? एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से होता है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो किसी भी कारण की वजह से, जैसे कि जैसे डायबिटीज है, क्या है, वो हमारी बॉडी एंड ऑर्गन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है जब वो हैम्पर हो जाती है उस वजह से होता है। जैसे पैनक्रियाज अफेक्टेड है, ठीक, तो डायबिटीज होती है, ठीक। अगर हमारे जो सेल है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाए उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो क्या हो गया? एक इन्फेक्शियस हो गया, एक नॉन इन्फेक्शियस हो गया, ठीक। और अब इन्फेक्शंस में जो 2 टाइप्स के हैं, एक क्या कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या है? वो फैलता है एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक। किसके थ्रू? मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग क्या है? वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है ना, कोई जीव हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटिमेसी हो सकती है। तो ये सारी मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग है, ठीक। अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है ना, तो हमारी जो इम्यून सेल्स है, जैसे सपोज करो कि कोई फॉरेन एंटीजन आया और हमारे स्किन टिश्यू को वो डैमेज कर रहा है, ठीक, तो हमारी जो इम्यून सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो क्या करेगी? कुछ वाइट ब्लड सेल्स जैसे होती है ना जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करेगी और उसको वो जहाँ पे इन्फेक्टेड रीजन है, जो वो अफेक्टेड टिश्यू है, वहां तक भेजती है, ठीक। और इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो कभी कभी कोई डिजीज जो होती है वो टिश्यू स्पेसिफिक होती है और कभी कभी कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, ठीक, मतलब ऑर्गन डैमेज कर सकती है। मैनिफेस्टेशन हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने निवारण के तरीके देखे, ठीक है। पहला क्या था? आम हो सकता है, कैसे? दूरी बना के रखें, है ना। अगर वायु से हो रहा है तो मास्क पहने, अगर जल से हो रहा है तो पानी बॉईल करके पहने, अगर किसी एजेंट से हो रहा है तो आसपास सफाई रखें, इस तरह से। विशिष्ट क्या था? वैक्सीनेशन, है ना। वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो जाएगी, ठीक। और फिर हमने क्या पढ़ा? तो ये सारी चीजें हमने अपने चैप्टर में पढ़ी थी और उसके साथ हमने एंटीबायोटिक के बारे में भी जाना, ठीक है। अगर कोई इंसान रोगी है, डिजीज है, तो उससे थोड़ी दूरी बना लें या और उसे सही उपचार और इलाज दें, ठीक। इलाज में क्या? सही दवाइयाँ और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स, ठीक, अगर वो किसी इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रसित है तो, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे चैप्टर अच्छे लगे होंगे, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा ये चैप्टर। और कोई आप मैसेज भी मिला होगा कि कोरोना के टाइम पे हम किन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जाहिर सी बात है कि आपकी अभी एज नहीं है और आप लोगों के लिए भी वैक्सीन जल्दी आने वाला है, लेकिन आप अपने आसपास लोगों को अवेयर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो थैंक यू